नमस्कार दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल में। और आज हम इसमें देखेंगे जो एडिटोरिया का हम 5000 MCQs का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। इसका सेट नंबर 11 है ये। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में लोकतंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये पहचानना है हमें कि किस तथ्य पर आधारित है भारत में लोकतंत्र। तो इसका राइट आंसर होगा बी, कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। भारत में जो संसदीय सरकार है इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं वो दे रखी हैं। तो देखेंगे इसमें दिया है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। तो उच्च सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है, पहला ऑप्शन गलत हो गया। बगैर सांसद बने कोई व्यक्ति केवल 6 माह तक मंत्री पद पर रह सकता है, ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 3 है कि मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है। मंत्री अपना पद संभालने से पहले लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष शपथ लेता है, तो ये भी गलत है। और भारत में राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालक है, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हमारा केवल कौन सा होगा, केवल दूसरा यानी 2 का डी, यानी केवल 2 सही है। ठीक है, तो 2 का राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखेंगे, मूल अधिकार से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को, अल्पीकरण से तात्पर्य है उनको कम करना। ठीक है, तो देखेंगे कि मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, यानी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि निम्न में से कहाँ उल्लिखित है। तो ये कहाँ पे उल्लिखित है ये बताना है। तो ये उल्लिखित है संविधान की राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, यानी 4 का राइट ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ प्रथम, ये कहाँ पे आयोजित किया गया था। तो ये आयोजित किया गया था रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, तो 5 का राइट ऑप्शन क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, किस महाद्वीप को मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है। तो मानव जाति का जन्मस्थल माना जाता है अफ्रीका को, राइट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रमुख पर्वत दिए हैं और उसके सर्वोच्च बिंदुओं का सही मिलान कौन सा नहीं है। तो 3 मैच किए हुए होंगे और एक अनमैच जो होगा उसको देखना है। तो देखेंगे कि हिमालय का माउंट एवरेस्ट है, ये सही है। एंडीज का एकांगुआ है, सर्वोच्च बिंदु ये भी सही है। रॉकी का माउंट मैरी एल्बर्ट है, जिसको एल्बर्ट भी कहते हैं शॉर्ट में, ये भी सही है। लेकिन जो 7वां का हमारा डी आंसर है, क्योंकि आल्पस जो है इसका एल्ब्रुस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा ग्रह बिना उपग्रह के है। कौन सा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो ये बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी, यानी पहला और चौथा जो है इसका कोई ऑप्शन नहीं, मतलब कोई उपग्रह नहीं है, शुक्र का और बुध का। ठीक है, बाकी इनके सबके उपग्रह दिए हुए हैं, वरुण के भी हैं, मंगल के भी हैं। तो शुक्र और बुध जो है इनके कोई भी उपग्रह नहीं है, बिना उपग्रह के ग्रह हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्लोब पर किस वृत्त को बृहद वृत्त कहा जाता है। ग्लोब पर कौन सा वृत्त है, इसको हम बृहद वृत्त की संज्ञा देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा सी। ठीक है, राइट आंसर क्या है, सी है, विषुवत रेखा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली अवस्थित है। तो ये कैलिफोर्निया में अवस्थित है, ये सब जानते हैं। यूएसए के राज्य में सिलिकॉन वैली कहाँ पे अवस्थित है, कैलिफोर्निया में। और नेक्स्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें कैसे बनती हैं। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें होती हैं ये कैसे बनती हैं ये बताना है। तो ये बनती हैं फोटोन की गति के कारण। नेक्स्ट देखेंगे, संगोला की संधि कब हुई थी। तो संगोला की संधि जो हुई थी वो हुई थी 1750 ईस्वी में। ठीक है, संगोला की संधि कब हुई थी, 1750 ईस्वी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 है, सूची 1 दे रखी है और सूची 2 दे रखी है, दोनों सूचियों का आपस में मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से। तो देखते हैं,
रक्त प्लाज्मा जो है ये हल्के पीले रंग का पदार्थ है, और एल्बुमिन जो होता है वो ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना, ठीक है। एल्बुमिन क्या करता है, ऑस्मेटिक दाब स्थापित करता है। और ये जो ग्लोब्यूलिन है ये इसका क्या काम होता है, ये संक्रामक रोगों से हमारी रक्षा करता है। और फाइब्रोनोजेन ये रक्त का स्कंदन करता है या रक्त का थक्का बनाता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो गया, ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र निम्नलिखित है। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है वो क्या है, ये बताना है। तो राइट ऑप्शन जो हो गया बी हो गया इसका, कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ये है इसका मूल अधिकार क्षेत्र, ठीक है। ओरिजिनल जो जिसको अपील बोलते हैं वो यही है कि भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद जो होता है वो मूल अधिकार क्षेत्र में आता है सर्वोच्च न्यायालय के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किसी राज्य में अधिकतम कितनी समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है। तो अधिकतम पूछा है कितनी समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है, तो ये रह सकता है अधिकतम 3 वर्ष तक, ठीक है। अधिकतम 3 वर्ष तक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। 6 माह एक वर्ष में बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो अधिकतम 3 वर्ष तक, अधिकतम 3 वर्ष तक समय अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रह सकता है किसी भी राज्य में। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, चेलेना एवं बिम्बिसार के विवाह का जो विवरण है वो कहाँ मिलता है, किसका, चेलेना और बिम्बिसार के विवाह का विवरण ये हमको मिलता है ये ललित विस्तार नामक ग्रंथ में, ठीक है। चेलेना और बिम्बिसार के विवाह का विवरण मिलता है। तो 16 का राइट ऑप्शन हुआ सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, एकमात्र बौद्ध सभा जिसका आयोजन बिहार में नहीं किया गया, तो ये थी चतुर्थ बौद्ध सभा। कहाँ पे किया गया इसका आयोजन, कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर में किस जगह किया गया था, कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है। भारत में हीरा धारण करने वाला क्षेत्र कौन सा रॉक सिस्टम है ये बताना है। तो ये है विंध्यन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ किया गया था। तो प्रथम जैन महासभा का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में। और नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की। कौन से वंश के शासक थे जिन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को भूमि अनुदान देने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो ये प्रथा प्रारंभ की थी सातवाहन वंशों ने, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या है। एल्काइन का आणविक सूत्र पूछा है। तो एल्काइन का जो आणविक सूत्र है वो है CnH2n-2, ठीक है। क्या है, CnH2n-2। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोश का विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं। कोश का विभाजन के किस अवस्था में क्रोमोसोम स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो ये मध्य अवस्था में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का बीमीय सूत्र क्या है। जो गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी है इसका बीमीय सूत्र पूछा है। तो ये है m-1 L3t-2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, पेंटागोनिया मरुस्थल किस महादेश में अवस्थित है। जो पेंटागोनिया मरुस्थल है ये किस महाद्वीप में अवस्थित है ये बताना है। तो ये अवस्थित है दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25, फॉकलैंड की जलधारा। जो फॉकलैंड है ये जलधारा किस प्रकार की जलधारा है, ठंडी है या गर्म है ये बताना है। तो ये जो है वो ठंडी जलधारा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, डीएनए की श्रृंखलाएं बंधी होती हैं। जो डीएनए की श्रृंखलाएं होती हैं वो किससे बंधी होती हैं, वो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधी होती हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। कौन सा पदार्थ पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक होता है। तो ये होता है बोरॉन, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, थ्रोम्बिन का काम है। थ्रोम्बिन का काम क्या होता है ये बताना है। तो थ्रोम्बिन का काम होता है रक्त जमाने में, ठीक है। रक्त का थक्का जमाता है। और नेक्स्ट है प्रित्जकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो जो प्रित्जकर जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 का राइट ऑप्शन हुआ सी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत की सुदूर दक्षिण पहाड़ी कौन सी है। सुदूर दक्षिण पहाड़ी पूछी है तो ये है कार्डामम, जिसको इलायची की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31,
क्वेश्चन नंबर 31 है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश होने पर ही प्राप्त होने पर ही कर सकता है। ठीक है, तो किस में ये किया गया, ये प्रावधान किया गया है 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी। नाबार्ड की स्थापना जो की गई थी वो की गई थी शिवरमन समिति की संस्तुति पे, यानी 32 का राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट देखेंगे, एक तरफ कीट दे रखे हैं सूची 1 में हमको और दूसरी तरफ संचारित रोग, यानी कौन सा कीट कौन सा रोग फैलाता है ये बताना है। तो ये देखते हैं, जो बालू मक्खी है, एक मिनट, ये जो बालू मक्खी है ये काला जहर फैलाती है। ठीक है, और ये जो मादा क्यूलेक्स ये फाइलेरिया फैलाता है। और घरेलू मक्खी क्या फैलाती है, ये घरेलू मक्खी फैलाती है हैजा, और मादा एनोफिलीज मलेरिया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया इसका, बी, यानी 33 का राइट ऑप्शन हो गया बी। 34 है, किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान श्वेत विद्रोह हुआ था, तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर निम्न में से कौन सी पार्टी का गठन किया था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट थी इसकी निंदा की, और इसको निंदा करने पर नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी और उसके बाद अपनी एक अलग पार्टी बनाई। ये कौन सी पार्टी थी ये बताना है, तो ये थी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया था। पहले ये बताओ कि ये आया कब था। ठीक है, उसके बाद इसको कौन लाया था और निरस्त किसने किया था, ये निरस्त किया था रिपन ने। ठीक है, और 36 का राइट ऑप्शन क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, रामोसी आंदोलन भारत के किस भाग में हुआ था, किसमें हुआ था रामोसी आंदोलन, तो ये हुआ था पश्चिमी तट पे। नेक्स्ट है, रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। रॉलेट एक्ट पर विचार के लिए कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया था, इसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, तैमूर लंका आक्रमण भारत पर कब हुआ था, तो तैमूर लंका जो आक्रमण हुआ था वो भारत पे हुआ था 1398 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से घोड़े की मूर्तियाँ मिलती हैं, तो ये मिलती हैं सुरकोटदा से। कहाँ से मिलती हैं, 40 का राइट ऑप्शन, रंगपुर से मिलती हैं। ठीक है, 40 का राइट ऑप्शन कहाँ से होगा, क्या होगा, बी। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से मिलती हैं ये मृण मूर्तियाँ, रंगपुर से। नेक्स्ट है, वैदिक काल में सोम देवता को किससे संबंधित माना गया है। जो सोम देवता थे इनको किससे संबंधित माना गया, तो इनको वनस्पति के देवता से। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट है, जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर कौन थे। तीसरे तीर्थंकर पूछा है, तो तीसरे तीर्थंकर थे इसके शंभवनाथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई, तो कौन से सुल्तान के टाइम पे ये हुआ था, तो ये सबसे ज़्यादा हुआ था अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे। 43 का बी, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे खालसा भूमि सबसे अधिक पैमाने पे विकसित हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, तबकात नासिरी के लेखक कौन है। तबकात नासिरी के लेखक हैं मिनहाज उस सिराज। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, हीमोसाइटोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है रक्त सिलिका कोशिकाओं की गिनती के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, एक डायनेमो जिसे बिजली उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है वास्तव में क्या कार्य करता है, तो ये वास्तव में कार्य करता है कि ऊर्जा का कन्वर्टर करता है। ठीक है, ऊर्जा का कन्वर्जन करता है ये डायनेमो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं, यदि 100 वाट के बल्ब प्रतिदिन 10 घंटे जलाए जाएं तो प्रत्येक दिन कितने यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, तो कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, 1 यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कार्बन डेटिंग का प्रयोग जो है किसकी उम्र निर्धारण के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है
फॉसिल्स की जो अवशेष होते हैं उनकी उम्र निर्धारण के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पर निम्न में से किस देश की अर्थव्यवस्था का विश्व में पहला स्थान है? किसके आधार पे? परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पे, क्रय शक्ति क्षमता के आधार पे। तो किसका स्थान फर्स्ट है? फर्स्ट पूछा है ना, विश्व में पहला स्थान ये है चीन का। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद हम स्मरणीय तथ्यों को देखेंगे जो कि हर चैप्टर्स के बाद लास्ट में दिए होते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? जो मानव संसाधन का विकास है इसको सर्वोच्च प्राथमिकता दी है, ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में दी गई है? तो ये दी गई है 8वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, 50 का सी। अब देखेंगे स्मरणीय तथ्य। तो स्मरणीय तथ्यों में देखेंगे कि चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय, और इस वंश की राजधानी थी तंजावुर। इस वंश के शासक जो थे वो राजराज प्रथम, इस वंश के शासक जो राजराज प्रथम थे उन्होंने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। ठीक है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कि जो चोल वंश के शासक थे राजराज प्रथम, इन्होंने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया। और इस साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार जो हुआ था वो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। तो दो महत्वपूर्ण तथ्य निकल के आए यहाँ पे कि चोल वंश के जो शासक थे राजराज प्रथम, इन्होंने पहली बार श्रीलंका पर आक्रमण किया, और ये साम्राज्य था चोल साम्राज्य, इसका सर्वाधिक विस्तार जो हुआ राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ। ठीक है, बाकी राजधानी याद रखना तंजावुर, और चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। नेक्स्ट देखेंगे, राजेंद्र प्रथम ने गंगा कोट चोल की उपाधि धारण की। जो राजेंद्र प्रथम थे जिनके समय में सर्वाधिक विस्तार हुआ चोल साम्राज्य का, तो इन्होंने गंगा कोट चोल की उपाधि धारण की। स्थानीय स्वशासन इस वंश की प्रमुख विशेषता थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि जो स्थानीय स्वशासन डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्थानीय स्वशासन कौन से वंश की प्रमुख विशेषता थी, या किस वंश की प्रमुख विशेषता स्थानीय स्वशासन थी? तो वो चोल साम्राज्य की। ठीक है, और प्रसिद्ध नटराज की मूर्ति इसी वंश से संबंधित है। तो एक तथ्य बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट राष्ट्रकूट वंश। तो राष्ट्रकूट वंश की जो संस्थापक थे वो थे दंतीदुर्ग। कौन थे? इसमें हम देखो महत्वपूर्ण जो भी चोल वंश है, राष्ट्रकूट वंश है, पाल वंश है, सभी के संस्थापकों को देख लेंगे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको भी देख लेंगे। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंतीदुर्ग, और इस वंश की राजधानी थी मानेकशॉट। तो राजधानी भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना। इस वंश के प्रमुख शासक कौन थे? कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय और अमोघवर्ष। अमोघवर्ष इम्पोर्टेंट है, याद रखना। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट वंश के शासक थे, और एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर है, इनका निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, और त्रिपक्षीय संघर्ष में इस वंश के शासक ध्रुव ने, एक बात देखेंगे कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था, इस त्रिपक्षीय संघर्ष में जो राष्ट्रकूट वंश है इसकी बात कर रहे हैं कि इस राष्ट्रकूट वंश के शासक ध्रुव ने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए पाल वंश तथा प्रतिहार वंश के शासकों को पराजित किया। ठीक है, तो ध्रुव ने, जो राष्ट्रकूट शासक थे ध्रुव, इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करने के लिए किस किस को पराजित किया था? पाल वंश और प्रतिहार वंश के शासकों को। नेक्स्ट देखेंगे कि प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक है कविराज मार्ग की, प्रसिद्ध कन्नड़ पुस्तक कविराज मार्ग की रचना अमोघवर्ष ने किया था। जो कविराज मार्ग है इसकी रचना किसने की थी? अमोघवर्ष ने। नेक्स्ट देखेंगे पाल वंश के संस्थापक। तो जो पाल वंश है इसके संस्थापक थे गोपाल, और इस वंश की राजधानी मुंगेर, ये जो मुंगेर जिला है बिहार का, यहाँ पे इस वंश की राजधानी थी मुंगेर। और नेक्स्ट देखेंगे प्रसिद्ध ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की। महत्वपूर्ण है कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? गोपाल ने की थी, और गोपाल ही पाल वंश के संस्थापक थे। इसकी राजधानी थी मुंगेर, जो कि आज बिहार में है वर्तमान में। इस वंश के शासक हैं देवपाल, इन्होंने ओदंतपुरी में बौद्ध मठ का निर्माण कराया। तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना गोपाल ने की, लेकिन इसका निर्माण जो कराया था बौद्ध मठ का, ये करवाया था देवपाल ने। नेक्स्ट देखेंगे देवपाल ने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक थे बालपुत्र देव, इनके अनुरोध पर नालंदा में बौद्ध विहार के निर्माण हेतु 5 गांव दान में दिए। महत्वपूर्ण फैक्ट एक बार फिर देख लेंगे, जो देवपाल थे इन्होंने जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक थे, जावा के शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव, इन्होंने अनुरोध किया देवपाल से। तो इन्होंने इनके शैलेंद्र वंशीय शासक बालपुत्र देव के अनुरोध करने पर नालंदा में देवपाल ने बौद्ध विहार के
निर्माण के लिए 5 गांव दान में दिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के जो लेखक हैं जयदेव, ये किसके दरबार में रहते थे, तो ये लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। और लोहार वंश की स्थापना की थी संग्राम राज ने। और प्रसिद्ध जो राजतरंगड़ी है, ये इसकी रचना कल्हड़ ने की थी और इसमें कश्मीरी राजाओं का इतिहास है। ठीक है, राजतरंगड़ी में। तो ये हमारा सेट नंबर 11 कंप्लीट हो गया। इससे हम और इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए थे, स्मरणीय तथ्य, इनको भी हमने कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेट नंबर 12। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और महत्वपूर्ण कंटेंट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।